आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित होंगे। मेरी ये जो क्लासेस आप लोगों को चैनल पर दिखाई दे रही हैं वो यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भारतवर्ष का जो भी बच्चा है, मेरे क्वेश्चन के पास मत जाइए, मेरे एक्सप्लेनेशन के पास जाइए। और पूरे इंडिया में जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी स्टेट टीचिंग का एग्जाम है, आप लोग हर हालत में मेरी क्लास के साथ जुड़िए। क्योंकि पिछली क्लासेस आप देख रहे हैं किस तरीके से चल रही हैं, तो मैं बस आप लोगों से यही कहूंगा कि इन क्लासेस के साथ जुड़ें, इनको थोड़ा शेयर किया करें अपने ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि मैंने अभी कहा कि जो मेरी एनर्जी है वो सब आप लोग हैं। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा अपने ऑफलाइन कमेंट भी करें, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है तो उसको भी शेयर करूंगा। लेकिन आप लोगों का जो दायित्व है उसको पूरा करना है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि व्यूज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगा हुआ हूं और इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ अब हम लोग जो है अपने क्लास के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि सिंधु सभ्यता को नगरीय क्रांति की संज्ञा किसने दिया है। यानी एक प्रकार से यहां पर अब क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो थोड़ा सा अगर इस विषय को लेकर बात करते हैं, ये अर्बन रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है, नगरीय क्रांति की बात कर रहा है। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो साउथ एशिया का, अगर हम यहां पर ध्यान रख लेना, अगर इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात अगर करते हैं तो इस साउथ एशिया का पहली एक प्रकार से अर्बन सिविलाइजेशन है, पहली अर्बन सिविलाइजेशन। यानी पहली अर्बन सिविलाइजेशन, दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता हमें जो देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अर्बन सिविलाइजेशन के ऊपर अर्बन जो इनकी प्लानिंग है, क्योंकि अगर आता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है तो उसकी नगरीय कुल मिला के प्लानिंग, टाउन प्लानिंग। और उस टाउन प्लानिंग में भी अगर सबसे बेटर है तो ड्रेन ऑफ वाटर, जल की निकासी, गजब की व्यवस्था इन लोगों की थी। तो यहां पर देखिए, जैसे जे.एल. मार्शल की बात अगर कर लेते हैं तो जे.एल. मार्शल साहब ने एक किताब लिखी है और सबसे पहले इन्हीं ने इसे सिंधु सभ्यता कहा है। तो उन्होंने लिखा मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। इनकी एक किताब जो है मोहनजोदड़ो एंड द, किताबें भी आती हैं, एंड द इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन। क्योंकि इन्हीं के एक प्रकार से मार्गदर्शन में, जे.एल. मार्शल के मार्गदर्शन में ही इस सिंधु सभ्यता की खुदाई शुरू हुई थी। 1921 में सबसे पहले हड़प्पा नामक सभ्यता आपको देखने को मिला था। तो इन्हीं ने सबसे पहले इस सिविलाइजेशन को सिंधु सभ्यता कहा है, सैंधो सभ्यता कहा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, यही पहला व्यक्ति है जो सैंधो सभ्यता कह रहा है। अगर हम इस बात को बात करते हैं कि सबसे पहले सभ्यता की जानकारी कौन दे रहा है, तो सबसे पहले इस सभ्यता की जो जानकारी देने वाला व्यक्ति है वो है 1826 में। अगर हम बात करते हैं तो 1826 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन 1826 में कुल मिला के वहां के माउंट या टीले को देखने के बाद चार्ल्स मैसन ने नरेटिव ऑफ जर्नीज में एक, नरेटिव ऑफ जर्नी इनकी किताब है, नरेटिव ऑफ जर्नीज, ये किताब है नरेटिव ऑफ जर्नी में कुल मिला के कहीं कहीं चार्ल्स मैसन पहले व्यक्ति हैं जो इस सिविलाइजेशन के विषय में बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद कौन व्यक्ति है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 1831 की बात अगर करते हैं तो 1831 में अलेक्जेंडर बंस जब सिंध की यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने भी इस सभ्यता के विषय में बताया है। यानी 1826 के बाद अगर 1831 में आते हैं तो एक व्यक्ति का नाम और हमको ध्यान रखना चाहिए, और वो व्यक्ति है अलेक्जेंडर बंस। इसने ही कुल मिला के, क्योंकि सिंध की यात्रा पर ये निकले हुए थे सिंधु नदी के माध्यम से, तो उन्होंने आसपास माउंट या टीले देखे। तो वह व्यक्ति कहता है अलेक्जेंडर बंस की निश्चित रूप से यहां पर कोई ना कोई सिविलाइजेशन रही होगी 1831 में। इसके बाद आप ध्यान रखना 1853 की बात अगर करते हैं तो हम अलेक्जेंडर कनिंघम की बात कर सकते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम जिनको भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम इस क्षेत्र की यात्रा करते हैं और वो यात्रा 3 बार कर चुके हैं। पहली बार तो समझ ही नहीं पाए थे कि वास्तव में ये सिविलाइजेशन, क्योंकि उनको यहां पर कुछ स्क्रिप्ट मिली, कुछ लिपि मिली, कुछ सील मिली, कुछ मोहर मिली।
और उस पर कुछ लिखा हुआ था। यानी अलेक्जेंडर कनिंघम साहब जब पहली बार गए तो उनको चीजें समझ नहीं पा पाए। उनको यह लगा कि जो बेल की आकृति वाला सील मुझको मिली है ये इस सिविलाइजेशन की नहीं हो सकती है। और इस प्रकार से ध्यान रख लेना, अगर प्रश्न आता है कि सबसे पहले सिंधु स्क्रिप्ट के बारे में या लिपि के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दिया था, तो कहीं कि कनिंघम ने दिया। कि कनिंघम को जो यहां पर मोहर मिल रही है उस पर कुछ लिखा हुआ था। उसके बाद 1856 की बात करते हैं, 1856 की बात करते हैं तो ब्रांटन ब्रदर्स की बात कर लेते हैं। ब्रांटन ब्रदर्स या ब्रांटन भाई ब्रदर्स की बात कर सकते हैं, ब्रांटन ब्रदर्स। ये जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन दो भाई हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि जब लाहौर और कराची के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, उसी दरमियान हड़प्पा का जो पश्चिमी टीला है वो एक तरह से रेलवे ट्रैक बिछाने के कारण काटा जाता है। इन लोगों को यह नहीं मालूम था कि नीचे की सिविलाइजेशन है, और जब वहां से ईंटें निकलने लगी तो रेलवे ट्रैक पर बिछाने के काम आ गई। लेकिन ये क्या कि रेलवे ट्रैक का काम तो खत्म हो गया, लेकिन वो एक प्रकार से जो है ईंटें हैं खत्म नहीं हो पाई। तब ब्रांटन बंधुओं ने कहा था कि निश्चित रूप से यहां पर कोई ना कोई सिविलाइजेशन है और इसकी खुदाई की जानी चाहिए। तब 1921 की बात अगर करते हैं तो 1921 में अंततः ध्यान रखना वो शुभ दिन आ गया, और जॉन मार्शल के मार्गदर्शन में, किसके मार्गदर्शन में, जॉन मार्शल के मार्गदर्शन में सबसे पहले दयाराम साहनी ने इस प्रकार से सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन कराया। इसीलिए इस सभ्यता को कहीं कहीं हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा कांसे का प्रयोग किया करते थे। तो ये सब चीजें प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला नाम पूछा जाएगा इस सभ्यता को क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि पहला स्थल प्रकाश में आया। शुरुआत में एक प्रकार से मोहनजोदड़ो के आसपास यानी सिंधु नदी के आसपास इस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता या सिंधो सभ्यता भी कहा गया। यह भी पूछा जा सकता है। यहां के लोग चूंकि कांसे का सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। चूंकि इस सभ्यता का जो सेंट्रल पॉइंट है वो सरस्वती के आसपास का क्षेत्र है, और चूंकि सरस्वती के आसपास का जब क्षेत्र है तो यहां पर ध्यान रखना इस तरीके से सिंधु और सरस्वती, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु और सरस्वती के बीच ज्यादा क्षेत्र मिलता है, इसीलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसीलिए ये आपको मैंने बता दिया। क्लियर है? लेकिन सिंधु सभ्यता का सबसे ज्यादा जो सेंट्रलाइजेशन है वो सरस्वती घाटी में घग्गर हकरा नदी के किनारे है। कहीं प्रश्न आ जाए कि सबसे ज्यादा जो साइट मिली है सिंधु सभ्यता की वो कहां पर मिल रही हैं, तो सरस्वती घाटी में मिल रही है। इस बात को ध्यान रखना, सरस्वती घाटी में सबसे ज्यादा स्थल जो है जो सेंट्रलाइज्ड है वो है घग्गर हकरा, ये सहायक नदियां हैं घग्गर हकरा क्षेत्र में। यानी घग्गर हकरा बेल्ट जो सरस्वती की सहायक नदियां हैं उस बेल्ट में सबसे ज्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट हमको पाई गई हैं। सिंधु नदी मत लगा दीजिएगा, सिंधु और सरस्वती के बीच में ज्यादा मिल रही है, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कह दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखना, इसे भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, यानी इसे भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। क्लियर हो गया? तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां से कहां से क्या क्या नामकरण हो रहा है, किन किन लोगों ने खोजा। तो 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मैसन आएंगे, फिर 31 में अलेक्जेंडर बंस आएंगे, फिर 53 में कुल के कनिंघम साहब आ रहे हैं। सिंधु स्क्रिप्ट की सबसे पहले जानकारी कनिंघम ने ही दिया है। इसके बाद 56 में ब्रांटन बंधु आते हैं और उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि यहां पर निश्चित रूप से कोई ना कोई सिविलाइजेशन है, और 1921 में वो शुभ दिन आ जाता है। और JL मार्शल के मार्गदर्शन में 1921
में इस प्रकार से दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक सभ्यता का उत्खनन कराया, स्थल का उत्खनन कराया, और अगले ही वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन होता है। तो ये सब चीजें हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। लेकिन इसको नगरीय क्रांति किसने कहा है? तो गार्डन चाइल्ड कहते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन के हिसाब से अगर पूछेगा तो इसको गार्डन चाइल्ड कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। गार्डन चाइल्ड तो ये तक कहते हैं कि यहां की टाउन प्लानिंग इतनी गजब की है, इतनी जबरदस्त है कि निश्चित रूप से यहां पर कोई नगर पालिका प्रशासनिक व्यवस्था अवश्य रही होगी। वो यहां पर कहते हैं गार्डन चाइल्ड कि यहां पर निश्चित रूप से कोई नगरीय प्रशासन जरूर रहा होगा, गार्डन चाइल्ड कहते हैं। तो इस प्रकार से नगरीय क्रांति की जो संज्ञा दे रहे हैं वो गार्डन चाइल्ड दे रहे हैं। ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। क्लियर है? तो इतनी बातें आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और आगे थोड़ा सा प्रश्न को देखा जाए तो और आगे क्या कहना चाहता है, इसके बाद इसको देखते हैं। चलिए, चित्रित धूसर मृदभांड किस काल के हैं? ये कह रहा है कि ये चित्रित धूसर जो मृदभांड है ये किस काल के हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चित्रित धूसर जो मृदभांड है, पेंटेड ग्रे वेयर, ये किस काल के, क्योंकि बर्तनों के आधार पर बहुत सी सभ्यताओं के विषय में जानकारी मिलती रही है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आता है कि काला और लाल मृदभांड, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ब्लैक एंड रेड वेयर, क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। तो ये महापाषाणिक संस्कृति से रिलेटेड है। ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी काला और लाल मृदभांड, काला और लाल मृदभांड कहीं इस तरह से आ जाए तो ये काला और लाल मृदभांड जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस तरीके से महापाषाणिक संस्कृति, और ये महापाषाणिक संस्कृति कहां पाई जा रही है? तो महापाषाणिक जो संस्कृति है ये लौह युगीन संस्कृति है और ये साउथ इंडिया में पाई जा रही है। साउथ इंडिया, क्योंकि एक प्रकार से बर्तनों के आधार पर भी सिविलाइजेशन के विषय में बहुत सी चीजें पूछी जा सकती हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अगर गेरुवर्णी मृदभांड की बात आती है, जिसको ओसीपी कहते हैं, ओकर कलर्ड पोट्री भी कहा जाता है, तो ये एक प्रकार से ताम्रपाषाण है। गेरुवर्णी मृदभांड, गेरुवर्णी मृदभांड, तो ये गेरुवर्णी मृदभांड की बात करते हैं, जिसको ओकर कलर्ड पॉलिश्ड, ओसीपी, ये कब का है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, उत्तर हड़प्पा भी लिखा जा सकता है, उत्तर हड़प्पा या ताम्रपाषाणिक, ये भी आपसे पूछा जाएगा। अगर हम यहां पर बात करते हैं, इंडस वैली की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मृदभांड मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो वो कौन से मिल रहे हैं? तो इस प्रकार से लाल मृदभांड, जिस पर काले रंग से के पेंटिंग की गई है, चित्रकारी की गई है। यानी लाल मृदभांड जो है, जिसको गुलाबी मृदभांड भी कहीं कहीं कह दिया गया है, लाल या गुलाबी मृदभांड जो है वो एक तरह से ध्यान रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिनोट करते हैं। और जहां तक अगर इस बुद्ध काल या मौर्य काल की बात अगर करते हैं, बुद्ध काल का टाइम पीरियड क्या है? 600 ईसा पूर्व, और इसका क्या टाइम है? तो ये आप ध्यान रखना 322 में कुल मिला के इस्टेब्लिश हो रहा है मौर्य काल। तो इस पीरियड में अगर देखते हैं तो मृदभांड, अगर दोनों पीरियड की बात करता हूं तो NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहीं ना कहीं यहां पर भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन यहां पेंटेड ग्रे वेयर की जो बात करता है, चित्रित धूसर मृदभांड की बात करता है, पेंटेड ग्रे वेयर की बात कर रहा है, तो वो लेटर वैदिक की बात है, उत्तर वैदिक काल की बात है। किस काल की बात है? तो उत्तर वैदिक काल की बात है। तो यह भी आपसे प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन को अगर ध्यान रखते हैं तो यहां पर प्रश्न बनेगा। और इस उत्तर वैदिक काल में हमको लोहे के साक्ष्य मिलना, एविडेंस ऑफ आयरन के साक्ष्य मिलना शुरू हो गए थे, ये हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन है। और आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है। यहां पर फिर प्रश्न को थोड़ा सा बहुत अच्छा दिया है और यहां पर अब हम लोग इन प्रश्नों को भी देखते जाएं। तो यहां पर सिंधु सभ्यता का उद्भव विदेशी उत्पत्ति मत किसने दिया था?
यानी किन किन लोगों ने यह कहा था कि सिंधु सभ्यता विदेशी है, किन लोगों ने कहा कि सिंधु सभ्यता कुल मिला के कहीं कहीं विदेशी है, देशी है। अब इस पर भी बहुत बड़ा, क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, और सिंधु सभ्यता की जब स्क्रिप्ट हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं तो इसको लेकर विद्वानों के बीच में बहुत सा विवाद अभी तक चल रहा है कि वास्तव में ये सभ्यता किस काल की है। इसको लेकर बहुत से विद्वान आपस में एकमत नहीं हो पाए हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि भाई कुलना के, कुछ लोग तो कहते हैं कि वैदिक आर्यों की ही सभ्यता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी कहीं ना कहीं अगर इसमें अगर बीबी लाल की बात करते हैं तो ये बीबी लाल कहते हैं कि वैदिक आर्य यानी जो वैदिक काल के आर्य हैं वो ही सिंधु सभ्यता का निर्माण करने वाले हैं, ये कहने का प्रयास करते हैं। यानी एक प्रकार से वैदिक आर्य और हड़प्पाई लोग एक ही हैं, ये कहते हैं एक ही हैं। अब बताइए, अब यही क्वेश्चन आ जाए तो वैदिक आर्य और हड़प्पाई लोग एक ही हैं, ये व्यक्ति कौन कर रहा है? बीबी लाल कर रहे हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता का विदेशी होना ये कौन कह रहा है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो जॉन मार्शल कह रहे हैं, गार्डन चाइल्ड कर रहे हैं, मार्टिमर व्हीलर कह रहे हैं, डीडी कोशाम्बी कहते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, गार्डन चाइल्ड की बात कर सकते हैं, मार्टिमर व्हीलर की बात कर सकते हैं, गार्डन चाइल्ड भी हैं, मार्टिमर व्हीलर। थोड़ा सा ध्यान रखने, क्वेश्चन हो सकता है गड़बड़ हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो आंसर बता रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है। तो गार्डन चाइल्ड कह सकते हैं, मार्टिमर व्हीलर कह सकते हैं, क्रेमर कह सकते हैं, क्रेमर कह सकते हैं, डीडी कोशाम्बी कहते हैं, डीडी कोशाम्बी भी कहते हैं, डीडी कोशाम्बी कहते हैं, और जेएल मार्शल। यानी एक प्रकार से अगर इस क्वेश्चन को यूं देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का उद्भव विदेशी उत्पत्ति का मत किसने नहीं दिया। अगर यहां पर इस क्वेश्चन को यूं कर दे नहीं दिया, तो नहीं दिया में तब बीबी लाल एकदम क्लियर है, नहीं दिया, क्योंकि बीबी लाल कहते हैं कि वैदिक आर्य ही इस सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन विदेशी उत्पत्ति का मत अगर देखते हैं तो गार्डन चाइल्ड भी देते हैं, जॉन मार्शल भी देते हैं, मार्टिमर व्हीलर भी देते हैं, क्रेमर भी देने का प्रयास करते हैं, और डीडी कोशाम्बी भी दे रहे हैं। तो ये लोग मिलकर कहते हैं कि सभ्यता का जो कहीं ना कहीं है वो एक प्रकार से विदेशी उत्पत्ति का मत है। यानी ये एक प्रकार से कहते हैं कि मेसोपोटामियाई सभ्यता से सभ्यता का कुल मिला के उद्भव हो रहा है, ये भी बताने का प्रयास यहां से किया गया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं व्हीलर तो ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता ही मेसोपोटामियाई सभ्यता का उपनिवेश है, वो यहां तक बोलकर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि यहीं पर, कुछ लोगों का ये कहना है कि यहीं पर जो ग्रामीण सभ्यताएं हुआ करती थी, इन क्षेत्रों की जो ग्रामीण सभ्यताएं थी, ग्रामीण सभ्यताएं, इसलिए आता है कि स्थानीय उत्पत्ति का मत कौन दे रहा है। यानी बहुत से लोग ये बताने का प्रयास करते हैं कि सिंधु सभ्यता से पहले जो यहां पर बलूची संस्कृतियां थी, ईरानी बलूची संस्कृतियां थी, उन लोगों ने ही इस सभ्यता का निर्माण किया था। ये बताने का प्रयास बहुत से लोगों ने किया, जिसमें फेयर सर्विस का नाम आता है, रोमिला थापर का नाम आता है। ये कहते हैं कि जो बलूची ग्रामीण संस्कृतियां थी वही सभ्यता का कुलना के जनक है, क्योंकि वही धीरे धीरे डेवलप हुई। किन लोगों ने कहा? तो बलूची ग्रामीण, ये शब्द आ जाएगा, ध्यान रखना, बलूची ग्रामीण सभ्यता से ही सभ्यता का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये कौन कह रहा है? तो रोमिला थापर प्लस फेयर सर्विस, ये दो विद्वान क्लियर हो गया। अब यही कहेगा कि बलूची नहीं, एक प्रकार से इस सभ्यता से पहले जो ग्रामीण सभ्यताएं थी वो बलूची ग्रामीण सभ्यताओं से डेवलप होकर ही इस नगरीय सभ्यता का जन्म हो गया। ये रोमिला थापर और कहने की फेयर सर्विस कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम थोड़ा सा और बात करते हैं तो यहां पर कुछ स्थानीय छोटी छोटी जो ग्रामीण संस्कृतियां थी, इन सभ्यताओं के डेवलपमेंट से भारत के उत्तर पश्चिम में जो स्थानीय सभ्यताएं थी उन्हीं का क्रमिक विकास हो रहा है। इसको बताने का प्रयास अमलानंद घोष करते हैं, डीपी अग्रवाल करते हैं। तो यहां पर जो स्थानीय ग्रामीण सभ्यताएं थी, स्थानीय ग्रामीण जो सभ्यताएं थी उससे इस सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ, वो कौन कहता है? तो इस तरह से डीपी अग्रवाल। ये सब क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष और ऑलचिन
दंपत्ति, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑलचिन दंपत्ति। तो यहां पर डीपी अग्रवाल की बात कर सकते हैं, अमलानंद घोष की बात कर सकते हैं, ऑलचिन दंपत्ति की बात कर सकते हैं। ये कहते हैं कि जो स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियां थी वहीं से धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर इस नगरीय सभ्यता का जन्म हुआ। लेकिन ये लोग कहते हैं कि बलूची यानी बलूचिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में जो ग्रामीण सभ्यता थी वहां से इस सभ्यता का डेवलपमेंट हो रहा है। ये फियर सर्विस और कुल मिला के रोमिला थापर कहते हैं। और विदेशी उत्पत्ति के मत की बात करते हैं तो गॉर्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, व्हीलर, स्टुअर्ट, ये सभी लोग कुल मिला के कहने का प्रयास करते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? मेरा स्वास्थ्य 6-7 दिन से खराब है, लेकिन लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो भी चलता रहना चाहिए। 7 दिन हो गया है और वायरल इतना भयानक है कि अभी भी ठीक नहीं हो पाया हूं। लेकिन आज लगा कि यार थोड़ा हिम्मत करके एक वीडियो बना के बच्चों के बीच में शेयर कर दिया जाए। बच्चे तो हमारा साथ दें चाहे नहीं दें, लेकिन हमें तो थोड़ा सा अपना कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा जो है स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन है, इसीलिए थोड़ा सा इस तरह से नहीं चीज़ें हो पा रही, लेकिन फिर भी प्रयास है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। सिंधु सभ्यता का उद्भव विदेशी उत्पत्ति का नहीं था तो बीबी लाल था। तीनों क्लियर है? मार्टिमर, व्हीलर भी आ जाएंगे, क्रेमर भी आ जाएंगे। और जो लोग ग्रामीण संस्कृतियों से, उनका भी मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देखा जाए कि ऑक्सफोर्ड सर्कस क्या है। तो मैंने अभी कहा कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो है वो है नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग। और इस नगर नियोजन की बात अगर करते हैं तो इस नगर नियोजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। पूरा का पूरा जो नगर सिस्टम है वो ग्रिड सिस्टम पर बेस्ड है। ठीक है ना? यानी एक प्रकार से ग्रिड सिस्टम, यानी कहीं ना कहीं पूरा का पूरा नगर एक दूसरे को, टाउन प्लानिंग गजब की है, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं। कभी प्रश्न आ जाए कि सड़कें एक दूसरे को किस पे काट रही हैं? 90 डिग्री पर। मान लीजिए मेन सड़क है, तो ये जो मोहनजोदड़ो का मुख्य सड़क का चौराहा है, इसी को इतिहासकारों ने एक प्रकार से ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा है। इसी को क्या कहा है? ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा है। तो यहां पर सिंधु सभ्यता की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हमको अभी तक देखने को मिली है, मैंने अभी कहा कि वो चेस बोर्ड सिस्टम पर है, ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने अभी कहा कि टाउन प्लानिंग इसकी सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी जल निकास प्रणाली उससे भी बेहतर है। और यहां ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता की टाउन प्लानिंग की एक और बात करना चाहता हूं कि ये स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक रहा करते थे। इसीलिए रहते थे क्योंकि इन्होंने नालियों से दूर, क्योंकि सड़कों के किनारे पक्की ईंटों की नालियां बनी होती थी जो कवर्ड होती थी, नालियों से दूर कुओं का निर्माण किया था, जिससे नाली का पानी रिस कर कुओं तक नहीं पहुंच पाए। यानी ये लोग स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक रहा करते थे, इसको भी हम लोग यहां पर समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है? तो कहीं आ जाए कि किस पर आधारित है, तो ग्रिड सिस्टम पर, जिसको हम चेसबोर्ड प्रणाली भी कह सकते हैं। शतरंज, चेसबोर्ड सिस्टम, चेसबोर्ड प्रणाली भी पर आधारित है। तो टाउन प्लानिंग तो बहुत लंबा है, यहां पर इतना ही सब रखा जाए, फिर कभी डिटेल में मैं इसके बारे में बात करूंगा। और आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देखा जाए कि हड़प्पा संस्कृति की प्रकृति धर्मतंत्रीय थी और वहां पुरोहितों का शासन था, यह बात किसने कहा है? यानी हड़प्पा तुलना के सिविलाइजेशन के पॉलिटिकल सिस्टम की बात यहां पर कहने का प्रयास किया। और मैं एक बात बताऊं, सिंधु सभ्यता को लेकर विवाद इसलिए अभी तक बना हुआ है क्योंकि सिंधु सभ्यता में कहीं ना कहीं खुदाई तो हुई है, स्क्रिप्ट भी मिली है, लिपि भी मिली है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम अभी तक उस लिपि को पढ़ नहीं पा रहे हैं। और नहीं पढ़ पाने का ही कारण है कि सभी जो इतिहासकार हैं वो अपने अपने एंगल से इस सभ्यता के विषय में बताने का, देखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मानकर चलिए, अगर हम रामशरण शर्मा की ही बात करते हैं या ये कह सकते हैं कि ऐसा राव की बात कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि विश्व में प्रथम महान साम्राज्य। अब यही कोई आ जाए पूछ ले कि किसने क्या कहा, तो ऐसा राव, एस.आर. राव इसको क्या कहते हैं, तो एस.आर. राव कहते हैं विश्व में प्रथम महान साम्राज्य।
अब यही प्रश्न आ जाए कि किसने कहा है कि विश्व में प्रथम महान साम्राज्य, तो एस.आर. राव इस बात को कहते हैं। यह भी प्रश्न आपसे बन सकता है, क्योंकि पता नहीं यार किस क्वेश्चन कहां पर किस तरह का प्रश्न बनेगा, आप अपन को क्या मालूम है। मैके कहता है कि यहां पर प्रतिनिधि मूलक सरकार थी। अगर यहां पर मैके की बात करते हैं तो यह कहता है कि प्रतिनिधि यानी चुनकर लोग जाते थे, प्रतिनिधि मूलक सरकार है, यानी यहां पर प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जा रहा है। अगर हम एस.आर. शर्मा की बात करते हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया इन्होंने गजब का लिखा है, और वो लिखने का प्रयास करते हैं कि यहां व्यापारी या वणिक लोगों का शासन रहा था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये कहते हैं चूंकि शासन व्यवस्था में व्यापारियों का प्रभाव है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था में समृद्धि का एक बहुत बड़ा आधार व्यापारी थे, इसलिए शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में होगा। तो एस.आर. शर्मा कहते हैं शासन संभवतः वणिक वर्ग के लोगों के हाथ में था, वणिक वर्ग के हाथ में था। ये कहते हैं कि व्यापारियों के हाथ में रहा होगा। ए.एल. बाशम की बात अगर कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन के अनुसार यही प्रश्न सही है। ए.एल. बाशम कहते हैं कि धर्मतंत्रीय यानी एक प्रकार से जो है थियोक्रेटिक, तो धर्मतंत्रीय शासन, हड़प्पा संस्कृति की प्रकृति धर्मतंत्रीय थी। किसने कहा है? ए.एल. बाशम। इनकी एक किताब है वंडर दैट वाज इंडिया, अद्भुत भारत, अद्भुत भारत में कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ए.एल. बाशम जो है जो कह रहे हैं वो भी अपने आप में सही है। तो इस तरह के प्रश्न किसने क्या कहा है क्या नहीं कहा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे व्हीलर भी कह देते हैं कि यहां पर मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था। अगर व्हीलर की बात कर लेते हैं तो व्हीलर कहते हैं कि मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन है। तो ऐसे सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन मैंने भी कहा इस क्वेश्चन के अनुसार सी ए.एल. बाशम सही होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या कहता है? हड़प्पा मोहरों पर अंकन है। अब यहां पर हड़प्पा की मोहरों के ऊपर बहुत से प्रश्न बन सकते हैं और यहां पर इसके विषय में हमारे लिए जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हड़प्पा की मोहरें ही बहुत कुछ बताने का प्रयास करती हैं और उसी को लेकर विवाद भी रहा है। तो थोड़ा सा अगर हम मोहरों के ऊपर भी चर्चा करें तो अगर हम कह सकते हैं कि कला की दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट नमूना अगर कोई है तो उसकी मोहरें। कला की दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो मोहरें हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी हम कह सकते हैं कला की दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट नमूना, यानी सबसे उत्कृष्ट नमूना अगर देखें तो हमें मोहरों में देखने को मिलता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। मोहरें कई तरह की हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेलखड़ी की बनी हुई है। सबसे ज्यादा यानी हम लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सेलखड़ी, एक तरह से कह सकते हैं कि पक्की मिट्टी जैसा ये लाइमस्टोन है। सबसे ज्यादा सेलखड़ी की मोहरें हैं, स्टेटाइट। लेकिन लोथल प्लस देसलपुर से तांबे की मोहरें भी मिल रही हैं। यानी सबसे ज्यादा मोहरें तो कुल मिला के आपको सेलखड़ी की देखने को मिल रही है, लेकिन लोथल या देसलपुर से कुल मिला के तांबे की मोहरें भी मिल रही हैं। ये मोहरें गोलाकार भी हैं, वर्गाकार भी हैं। यानी मोहरों का आकार अगर देखा जाए तो ये वर्गाकार भी हैं, गोलाकार भी हैं, घनाकार भी हैं क्यूबिकल, और बेलनाकार भी हैं। बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल, बेलनाकार भी है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और स्वाभाविक रूप से अगर देखते हैं तो सर्वाधिक मोहरें जो हैं, यहां पर लिख सकते हैं सर्वाधिक जो मोहरें मिल रही हैं वो वर्गाकार यानी स्क्वायर। कहीं प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक मोहरें किस में है, तो एक प्रकार से स्क्वायर में, ठीक है ना। अब जितनी भी मोहरें मिल रही हैं, यानी टोटल जो सिंधु सभ्यता में मोहरें मिल रही हैं, टोटल जो सील मिल रही हैं उसका 68% सिर्फ मोहनजोदड़ो से मिल रहा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी प्रश्न आ जाता है कि सबसे ज्यादा मोहरें कहां से मिली हैं,
तो आप बताएंगे कि मोहनजोदड़ो से मिली हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसके बाद अगर देखते हैं तो 19% मोहर हड़प्पा से मिल रही है, यानी जो भी मोहरें मिल रही हैं उसमें सर्वाधिक मोहरें हमको मोहनजोदड़ो से। उसके बाद हम हड़प्पा की बात करेंगे, उसके बाद बाकी जगह की बात कर लेंगे। सर्वाधिक मोहरें कहां से मिल रही हैं, ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। क्लियर है? आगे थोड़ी सी बातों को अगर हम देखें, मैंने अभी कहा कि हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां क्या हैं, तो उनकी मोहरें हैं। मैंने अभी कहा है कि यानी प्रश्न आ जाता है सर्वोत्तम कलाकृतियां, सर्वोत्तम कलाकृतियां, कहीं प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना। हड़प्पा मोहरों पर अंकन है, तो हड़प्पा मोहरों पर किसका अंकन है, तो स्वाभाविक रूप से यहां पर प्रश्न ध्यान रखना, सर्वाधिक अंकन एक श्रृंग का, यानी यूनिकॉर्न। किसका है? यूनिकॉर्न का है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि सर्वाधिक जो अंकन है इसके बाद, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिकॉर्न लगाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये है पीपल। प्रश्न को लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने अभी कहा है कि सेंधो मोहरों पर सर्वाधिक अंकन पीपल का, सेंधो मोहरों पर, आज तबीयत ज्यादा खराब है, मोहरों पर सर्वाधिक अंकन पीपल। उसके बाद यूनिकॉर्न यानी एक प्रकार से एक श्रृंग, एक सींग वाला कोई पशु है, यूनिकॉर्न। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हड़प्पा मोहरों पर अंकन है, तो अंकन तो दोनों का है, लेकिन अगर यही सर्वाधिक आ जाएगा तो सर्वाधिक पीपल का है। हड़प्पा मोहरों पर किसका अंकन देखने को नहीं मिलता है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो गाय का, घोड़े का, ऊंट का, इनका अंकन नहीं मिलता है, यानी गाय का नहीं मिल रहा है, ऊंट का नहीं मिल रहा है, शेर का नहीं मिल रहा है। ये क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे कि गाय का, घोड़े का, ऊंट का, शेर का, घोड़ा, इनका अंकन नहीं मिल रहा। बाघ मिल रहा है, बाघ तो मिल रहा है, क्योंकि आप जाएंगे मोहनजोदड़ो के कुलना के कहीं न कहीं मोहर पर देखेंगे जो पशुपति शिव की मोहर है, तो उसके देखते हैं कि बाघ है, एक तरफ बाघ है, हाथी है, दूसरी तरफ गैंडा है, भैंसा है, पैरों के पास हिरण है। लेकिन जो शेर शब्द अगर आ जाता है तो शेर, घोड़ा, ऊंट और गाय, इन चारों का अंकन नहीं है, ये मोहरों पर हमें देखने को नहीं मिलती हैं। ये प्रश्न आपसे सभी प्रश्न बन सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बातें? तो इस तरह के थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न अगर बनते हैं तो आप लोगों को लगाना है। आगे और बढ़ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हो रहा है वो पारिस्थितिकी असंतुलन से हुआ, यह कथन किसने कहा है? यानी एक प्रकार से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत से, देखिए इसके पतन को लेकर, इसके उद्भव को लेकर इस प्रकार के प्रश्न आपसे बिल्कुल एकदम पूछता रहता है और आप लोगों को बताना भी पड़ेगा। जैसे मलेरिया की बात आ जाती है, तो मलेरिया की अगर बात करते हैं, मलेरिया तो ये बात कहता है KUR कैनेडी, ये कहता है कि मलेरिया से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। और इस मलेरिया का एविडेंस हमको कहां से मिला था? तो जब हम लोग मोहनजोदड़ो को देख रहे हैं तो मोहनजोदड़ो से हमको 42 जो नर कंकाल मिलते हैं, कहीं 38 भी दिया है, नर कंकाल जो मिल रहे हैं, उनकी जांच के बाद मालूम पड़ा कि ये लोग सब एक ही महामारी से मरे हैं, उसको मलेरिया बताने का प्रयास किया गया। ठीक है। आर्यों के आक्रमण की बात करते हैं तो सबसे पहले आर्य आक्रमण की बात राम प्रसाद चंद्रा ने किया है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर आर्य आक्रमण की बात अगर करते हैं, आर्य आक्रमण, तो सबसे पहले RP चंद्रा ने कुल मिला के कहीं की आर्य आक्रमण की बात करते हैं। उसके बाद गार्डन चाइल्ड बात करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मार्टिमर व्हीलर करते हैं, व्हीलर की बात करते हैं। इसके बाद व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट, ये लोग कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हो रहा है
वो आर्यों के अटैक के कारण हो रहा है। मैं इसको डिटेल में कभी बताऊंगा। मैं आपको सही बताऊं ना, ऐसा लग रहा है कि क्लास में अभी बंद कर दूं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है शरीर में। तो इस तरह से आर्य अटैक, आरपी चंद्रा, गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट, ये कहते हैं आर्य अटैक है। इसी प्रकार से जो सर्वाधिक मान्य मत है उसको फ्लड यानी बाढ़ को कहा गया है। ये सर्वाधिक मान्य माना गया है, सर्वाधिक मान्य माना गया है। और इसमें मार्शल की बात आती है, मैके की बात आती है, अर्नेस्ट मैके, और एसआर राव की बात आती है। तो मार्शल, मैके, एसआर राव, ये लोग कहते हैं कि कहीं न कहीं सिंधु सभ्यता का पतन जो हो रहा है वो बाढ़ के कारण हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर कहीं न कहीं जो साइट थे, स्थल थे, वो नदियों के किनारे थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष की बात कर सकते हैं। जैसे ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष, ये लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, क्योंकि कहीं न कहीं पेड़ पौधे काटे जाने लगे नगरों के विकास के लिए। इस प्रकार से कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। KUR कैनेडी की मैंने बताया महामारी, और मैंने अभी कहा इकोलॉजिकल इंबैलेंस। इकोलॉजिकल इंबैलेंस का मतलब है जैसे कि दिल्ली, बंबई महानगरों में आप देख रहे हैं कि जनसंख्या 1 करोड़ या 50 लाख की वहां होनी चाहिए, जनसंख्या हो रही है 3-3 करोड़। तो जब पशु और पॉपुलेशन दोनों बढ़ेगी तो कहीं न कहीं इकोलॉजिकल इंबैलेंस होता है। और ये बात कहीं न कहीं फियर सर्विस कुल के अपनी किताब में बताने का प्रयास करते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन इस सभ्यता के पतन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो इकोलॉजिकल इंबैलेंस, तो इस तरीके से ध्यान रखना, इंबैलेंस ये क्वेश्चन, यानी आवश्यकता से अधिक जब पशु और मनुष्य दोनों की संख्या बढ़ेगी तो फियर सर्विस कहते हैं कि इस तरह से उस सभ्यता का पतन होना स्वाभाविक है। यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से WF अल्ब्राइट जो कहता है कि विदेशी व्यापार में जो गतिरोध आ गया, विशेष रूप से सिंधु सभ्यता का जो सबसे ज्यादा व्यापार हो रहा है वो मेसोपोटामिया से हो रहा है, और सारगोन काल में हो रहा है। जो वहां के शासक सारगोन थे उनके शासन काल में हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो ट्रेड जो है डाउनफॉल करता जा रहा है। इसीलिए WF अल्ब्राइट ये कहते हैं कि विदेशी व्यापार में गतिरोध, WF अल्ब्राइट ये विदेशी व्यापार में गतिरोध की बात करते हैं। विदेशी व्यापार में गतिरोध, यानी विदेशी व्यापार में गतिरोध की बात ये कर रहे हैं कि विदेशी व्यापार में गतिरोध इस सभ्यता के पतन का एक बहुत बड़ा कारण है। ये कहीं ना कहीं इन्होंने प्रश्न उठाया है। ठीक है, इसी प्रकार से भूतात्विक परिवर्तन या भारी जलप्लावन भी कहा जाता है। तो MR साहनी की बात करते हैं। MR साहनी, ये सब ध्यान रखते हैं, आते हैं। MR साहनी ये कहते हैं कि भारी जलप्लावन या भूतात्विक परिवर्तन या भारी जलप्लावन की घटना हो रही है। इसके कारण से कहीं ना कहीं इस सभ्यता का पतन हो रहा है। इसी प्रकार से M दिमित्रियव एक रूसी विद्वान है, वो कहता है कोई भौतिक रासायनिक विस्फोट जरूर हुआ था इस क्षेत्र में, यानी कोई अदृश्य गाज या भौतिक रासायनिक विस्फोट हुआ है। ये कौन कहता है? M दिमित्रियव ये कहता है कि कोई भौतिक रासायनिक विस्फोट हुआ, भौतिक रासायनिक विस्फोट हो रहा है। तो ये भौतिक रासायनिक विस्फोट, या इसको एक शब्द और कहा गया है अदृश्य गाज, जो एक प्रकार से 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड का कोई विस्फोट हुआ जिसके कारण से इस सभ्यता का पतन हो गया। ये M दिमित्रियव बताने का प्रयास करता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नदियों के मार्ग में हुए परिवर्तन, ये TH लैम्ब्रिक कहते हैं। TH लैम्ब्रिक कहते हैं कि नदियों का मार्ग परिवर्तन भी सभ्यता के पतन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो यहां पर TH लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स, सबको मैं इसलिए लिख दे रहा हूं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यहां पर TH लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स, ये TH लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स कुल मिला के नदियों के मार्ग परिवर्तन को कारण बताते हैं। नदियों का मार्ग परिवर्तन, तो नदियों के मार्ग परिवर्तन को ये लोग कारण बताते हैं। ये भी आपसे प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा।
क्लियर है। तो सिंधु सभ्यता के पतन को लेकर क्या क्या कारण थे वो मैंने बता दिया, लेकिन मेन कारण जो है वो फेयर सर्विस है, जो इसमें मैंने कहा पारिस्थितिकी असंतुलन। जो क्वेश्चन की डिमांड है वो ए ऑप्शन सही होगा। और आगे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी देखने का प्रयास करें कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी ऋग्वेद के संदर्भ में अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद के संदर्भ में थोड़ा सा ये प्रश्न करता है कि कौन सी चीजें सुमेलित नहीं है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा इसको भी जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग यहां पर थोड़ी सी बातों को और समझ लिया जाए, क्योंकि वैदिक काल के विषय में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहां से अगर बात करें ऋग्वेद, अब हम लोग पहले यहीं पर बात कर लेते हैं मंडल, क्योंकि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहां पर ऋग्वेद की बात अगर कर लें तो ऋग्वेद में हम जानते हैं कि 10 मंडल हैं। मूल सूक्त अगर पूछता है, मूल सूक्त अगर पूछता है तो 1017 है। इसमें 11 बालखिल्य या छेपक जिसको कहते हैं, बालखिल्य जोड़ देते हैं तो टोटल सूक्त कितने हो जाते हैं, 1028। ये टोटल हो गए। कभी भी प्रश्न आता है कि टोटल या मूल, तो आप अंतर ध्यान रखिएगा, मूल 1017 है और टोटल 1028 है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा सकता है। कुल मंत्रों की संख्या पूछता है, कुल मंत्र या श्लोक, कुल मंत्र या श्लोक पूछता है तो 10,552, कहीं 10,600 भी है। टोटल ऋग्वेद के 8 भागों में डिवाइड किया गया है, इस बात को ध्यान रख लेना, 8 भागों में ऋग्वेद को डिवाइड किया गया है, इसीलिए इसको अष्टक आता है, अष्टक। तो 8 भागों में कुल मिला के डिवाइड किया गया है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वो भी पूछा जा सकता है, तो 5 शाखाएं हैं। देखिए जब आप पढ़िए तो इसी तरह से पढ़िए जैसे मैं आप लोगों को बता रहता हूं, ऐसे नहीं कि टाइम पास वाला कुल मिला के जो आजकल चल रहे हैं टाइम पास करा रहे हैं उस तरह से मत पढ़िएगा, नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो साकल, वाष्कल, अश्वलायन, वर्तमान जो शाखा है ऋग्वेद की वो साकल है। साकल, वाष्कल, अश्वलायन, ऋग्वेद की मैंने कितनी शाखाएं बताई, 5। तो साकल है, वाष्कल है, अश्वलायन है, शंखायन है और मांडुके है या मांडुकायन। शंखायन और मांडुकायन, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि ऋग्वेद कुल मिला के कहीं सबसे प्राचीन वेद है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये कहानी आप लोगों को बिल्कुल मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब आता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। तो 10 मंडलों की बात वो पूछ रहा है। तो पहला और 10वां मंडल सबसे नवीनतम है, ये ध्यान रख लेना। यानी अगर ऋग्वेद के 10 मंडल हैं तो यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं 10 मंडल, तो 10 मंडल की अगर बात करते हैं तो यहां ध्यान रखना, पहला और 10वां मंडल सबसे प्राचीन। पहला और 10वां मंडल क्या हो गया, सबसे प्राचीन है। ये क्वेश्चन सबसे नवीनतम है, सॉरी नवीनतम, सबसे बाद के हैं, सबसे नवीनतम। यानी 10वां मंडल तो ये मान के चलिए कि लेटर वैदिक पीरियड में लिखा जा रहा है। 10वां मंडल उत्तर वैदिक काल में लिखा जा रहा है। जो शूद्र वर्ण शब्द आया है ना ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द की चर्चा है, वो लेटर वैदिक पीरियड का है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए प्रश्न पूछा जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 2 मंडल, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इनको वंश मंडल कहा जाता है, क्योंकि इनके जो ऋषि थे वो एक ही वंश से थे। इनको कुल भी कहा जाता है, इनको ऋषि भी कहा जाता है। यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो सबसे प्राचीन है, इनको कुल मिला के कुल मंडल या ऋषि मंडल या वंश मंडल कहते हैं। और ये सब मंडल सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। क्लियर हो गया। सबसे बाद के कौन से हैं,
तो पहला और 10वां। सबसे प्राचीन कौन है? 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से 8वां और 9वां मंडल वंश मंडल के बाद के, यानी वंश मंडल के बाद कौन से मंडल आए? तो वंश मंडल के बाद जो मंडल आ रहे हैं वो हैं 8वां और 9वां। क्लियर हो रही बात? यानी सबसे पहले 2 3 4 5 6 7 लिखे गए, फिर 8 9 लिखे गए और फिर 1 और 10 लिखे गए। यहां तक हम लोगों को सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं कि ऋग्वेद के मंडलों के विषय में, कि किस मंडल की रचना कौन कर रहा है। तो वंश मंडल में अगर हम बात करते हैं, क्लियर हो रही है बातें? चलिए, तो प्रथम मंडल की बात, पहले मंडल से बात करते हैं। तो पहला मंडल दीर्घत्मा ऋषि। पहले मंडल 1 नंबर पर मैंने कर दिया कि दीर्घत्मा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो दीर्घत्मा और अगस्त, इनके भी, अगस्त के भी कुछ मंत्र इसमें है, अगस्त, ठीक है ना। दूसरे मंडल की बात अगर कर लेते हैं जो वंश मंडल से रिलेटेड है, तो दूसरा मंडल जो 2 से 7 तक मंडल है, तो दूसरे मंडल कहीं ना कहीं ग्रत समद, ये ध्यान रखना, ग्रत समद, इनको विश्व का पहला अभियंत्रिकी भी कहा गया है, यह अभियंत्रिकी भी कहा गया, ठीक है। तीसरे मंडल की बात अगर कर लेते हैं तो विश्वामित्र। इसी मंडल में गायत्री मंत्र को सिद्ध किया गया है। गायत्री मंत्र को तीसरे मंडल में ही सिद्ध किया गया है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन्हें पहला धर्म गुरु भी कहा जाता है, पहला धर्म गुरु। इन्हें विश्वामित्र को क्या कहा गया? पहला धर्म गुरु भी कहा जाता है। चौथा वामदेव। चौथा मंडल क्या है? तो स्वाभाविक रूप से वामदेव इसके ऋषि हैं, यह भी आपसे पूछा जाएगा। इसमें कृषि मंत्रों का उल्लेख है, इसमें कृषि मंत्रों का उल्लेख, इसमें कृषि मंत्रों का उल्लेख है, यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। 5वां मंडल कुल मिला के अत्रि ऋषि, यानी पहले के दीर्घत्मा और अंगिरा भी हैं, दूसरे के ग्रसमत, तीसरे के विश्वामित्र, चौथे के वामदेव, पांचवें के अत्रि, छठवें के भारद्वाज ऋषि। छठवें मंडल के कुल मिला के कहीं कहीं एक प्रकार से रचयिता कौन है? तो भारद्वाज ऋषि। 7वें के वशिष्ठ हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो 7वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, वशिष्ठ। और इसी मंडल में 10 युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, कभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। 10 युद्ध किस नदी के तट पर? रावी। रावी को क्या कहा गया ऋग्वेद में? पुरुषनी। यानी इसी मंडल में कुल मिला के 10 युद्ध की चर्चा भी हमें देखने को मिलती है, यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। क्लियर है? इसके बाद 8वां मंडल कण्व ऋषि और 9वें के कुल मिला के अंगिरा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। तो 8वें के, ये सब देखिए, सब चीजें याद करते रहिएगा, याद नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रख लेना। तो 8वें के कण्व, 9वें के अंगिरा, 9वें के कौन है? अंगिरा। और ये ध्यान रखना, यह 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें सोम देवता के लिए समर्पित जो सूत्र है वो 114 है, ये ध्यान रखना। यानी इस प्रकार से सोम देवता को 114 सूक्त समर्पित हैं। सोम को पवमान भी कहा जाता है, इसीलिए इन्हें पवमान अंगिरा भी कह दिया गया है। सोम को क्या कहा गया है? पवमान, इसीलिए इसे पवमान अंगिरा भी कहते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। 10वां मंडल आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 10वें मंडल में महासूक्त और क्षुद्र सूक्त की चर्चा है। 10वें मंडल की बात अगर कर सकते हैं तो इसके रचयिता महासूक्त और क्षुद्र सूक्त, महासूक्त और क्षुद्र सूक्त,
यानी 10वें मंडल से रिलेटेड जो है वो महासूक्त और कहीं ना कहीं क्षुद्र सूक्त का नाम आता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसी में विवाह सूक्त का भी उल्लेख है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक तरह से 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द की चर्चा तो है ही, साथ में इसी में विवाह के अवसर पर जो विवाह सूक्त है उसकी भी चर्चा इसमें की गई है। प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। यानी विवाह संस्कार से जुड़े हुए अनुष्ठानों की चर्चा इसमें मिलती है। तो इस तरीके से यहां प्रश्न बनेगा। तो यहां पर विवाह सूक्त की चर्चा है, विवाह सूक्त की चर्चा है। अब जब आपने इतना सब जानकारी रख लिया है तो ऑटोमेटिक अब आप पीछे चलेंगे तो अपने आप सब चीजें आएगा। प्रथम मंडल कौन सा सुमिलित नहीं है, तो पहला मंडल कुल मिला के सुमिलित नहीं है, दूसरे के ग्रसमत है, तीसरे के विश्वामित्र है, चौथे के वामदेव है, तो पहला ही कुल मिला के सुमिलित नहीं है। आप ऑटोमेटिक लगा देंगे। क्लियर हो रही है मेरी बातें। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप नहीं लगा पाएंगे तो ये मान के चलना आपके लिए समस्याएं और ज्यादा है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए यहां पर उपवेद भी पूछा जा सकता है। जैसे ऋग्वेद की बात अगर कर लेते हैं तो ऋग्वेद की बात अगर करते हैं तो ऋग्वेद का उपवेद जो होता है आयुर्वेद होता है। और ऋग्वेद का जब उपवेद आयुर्वेद है तो आयुर्वेद का जो जनक माना गया है वो प्रजापति ब्रह्मा को माना गया है, प्रजापति ब्रह्मा को। दूसरा अगर यजुर्वेद की बात अगर कर लेते हैं तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। वो क्या है? धनुर्वेद है। और धनुर्वेद का जो जनक माना गया है वो विश्वामित्र को माना गया है। सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन गलत हो जाते हैं। तीसरे की बात अगर करते हैं तो सामवेद की बात अगर कर लेते हैं तो सामवेद का जो उपवेद है वो कौन सा होगा? तो कुल मिला के आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद का जनक किसको माना जाएगा? तो कुल मिला के नारद को माना जाएगा। किसको? नारद को माना जाएगा। चौथा वेद कौन सा है? तो अथर्व वेद है। और अथर्व वेद का जनक किसको माना जाता है? तो स्वाभाविक रूप से एक तरह से इनका उपवेद कौन सा होगा? शिल्पवेद। और शिल्पवेद और विश्वकर्मा कौन से हैं? तो विश्वकर्मा। ये भी आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर वेदों के भी उपवेद हैं, इनके ऊपर भी कोई प्रश्न बन जाएगा तो उसको भी थोड़ा सा हमको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद और आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ऋग्वेद में विषमत्ता किसको कहा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो विषमत्ता यानी ऋग्वेद के इस पॉलिटिकल सिस्टम के विषय में अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद के पॉलिटिकल सिस्टम पर भी प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद का कुल मिला के देखिए ऋग्वेदिक जो व्यवस्था है वो कबीलाई है, नोमैडिक है। ये लोग घुमंतु हैं। अभी इनके यहाँ कोई बहुत बड़ा सिस्टम सेटअप नहीं हो पाया है, ये हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से कुल मिला के कहीं कहीं एक तरह से घूम फिर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनके पास अपना कोई पॉलिटिकल सिस्टम तो निश्चित रूप से रहा होगा, क्योंकि मैंने भी कहा कि एक प्रकार से जो है यहाँ पर ऋग्वेद में, यहाँ पर देख लेते हैं, ऋग्वेद में हमको राजतंत्रीय व्यवस्था देखने को मिल रही है, राजतंत्रीय व्यवस्था देखने को मिल रही है, पहली बात। और मैंने कहा कि ये कबीलाई है, कबीलाई है, यानी एक प्रकार से घुमंतु है, नोमैडिक लाइफ इनको देखने को मिलती है, जिसको यायावार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पशुपालक, इनका पूरा का पूरा जो है ऋग्वैदिक सिस्टम में अगर देखते हैं तो ये पशुपालक समाज है। और पशुपालक जो समाज होता है वो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि जहां पर पशुओं को चारा मिलेगा वहां निकल जाएगा। क्लियर है? लेकिन फिर भी कोई ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम इनका अवश्य है। अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में कबीला शब्द आता है, तो ऋग्वेद में कबीले, हर अपना एक कबीला है तो उसको जन कहा जाता है, जन। और इस जन का जो प्रमुख होता था उसको जनपति कहते थे। इस जनपति को हम लोगों ने गोपति भी कहा है, गोपति यानी गायों की रक्षा करने वाला। इसको जनस्य गोपा भी कहीं कहा गया। जनस्य गोपा का मतलब है जन की रक्षा करने वाला, तो इसको जनस्य गोपा भी कहा जाता है। देखिए
इस काल में हम भूपति शब्द का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जमीनों पर स्वामित्व की बात नहीं की गई है, अभी सिर्फ और सिर्फ पशुओं पर स्वामित्व की बात की जा रही है। इसीलिए इसको जन के मालिक को जनपति, गोपति, जनस्य, गोपा आदि नामों से जाना जाता है। और ऋग्वेद में इस जन शब्द का उल्लेख 275 बार किया गया है। इस बात को ध्यान रख लेना, इस जन का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 275 बार। यह क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। इस जन की बात अगर करते हैं तो जन जो है विश्वों में विभक्त हुआ करते थे। किसमें? विश्व में। और विश्व का उल्लेख 170 बार हुआ है। ये विश्व कितने में कुल मिला के कहें कि विश्व गांव में विभक्त थे, ग्राम। विश्व किसमें विभक्त थे? यानी जन जो थे वो विश्व में विभक्त हुआ करते थे और विश्व जो है वो ग्राम में विभक्त हुआ करते थे। गांव के प्रमुख को ग्रामणी कहते थे। गांव के प्रमुख को क्या कहते थे? ग्रामणी शब्द आया है। और जो ये गांव हुआ करता था, इस बात को ध्यान रखना, ये कुल या ग्रह में विभक्त हुआ करते थे। और कुल के प्रमुख को कुलप या ग्रह के प्रमुख को ग्रहपति कहते थे। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाएगा। तो यहां पर इस तरह का हमको पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलता है। इस राजा को सलाह देने के लिए धर्म के मामले में हमको पुरोहित का नाम आता है कि पुरोहित एक प्रकार से उस कबीले की सुरक्षा करने के लिए सेनानी का भी नाम आता है, सेनानी। और गांव की रक्षा करने वाला ग्रामणी। यानी पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी तीन अधिकारियों का उल्लेख भी हमको यहां पर देखने को मिलता है। जीव ग्रभ शब्द आता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर जीव ग्रभ शब्द जो आता है वो अपराधी के लिए आता है, अपराधी के लिए। और इसी प्रकार से उग्र शब्द जो आता है, जो सुरक्षा देखते थे, जो पुलिस प्रबंधन का काम करते थे, तो उग्र शब्द इन पुलिस के लिए शब्द आता है। यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्लियर है? इसी प्रकार से ब्राजपति का शब्द आता है, स्पष्ट शब्द आता है। तो ब्राजपति मतलब जो चारागाह व्यवस्था देखा करता था उसको व्राजपति कहते थे। व्राजपति जो चारागाह की व्यवस्था देखता है, चारागाह की जो व्यवस्था देखता था उसको व्राजपति कहते थे। स्पष्ट की बात करते हैं तो स्पष्ट जो होता था ये गुप्तचर लोग हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? तो स्पष्ट जो लोग हुआ करते थे गुप्तचर हुआ करते थे। इस प्रकार से राजा को सलाह देने के लिए हमें विभिन्न प्रकार से ऋग्वैदिक काल में बहुत से अधिकारी भी देखने को मिल रहे हैं। ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्लियर हो रही है मेरी बातें? मेरी बातें सब बच्चों को क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बता दीजिए। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर दो डेमोक्रेटिक सिस्टम भी हमको देखने को मिलता है, सभा और समिति। सभा समिति के बाद यहां पर विदथ भी देखने को मिलता है, विदथ भी देखने को मिलता है और गण भी देखने को मिलता है। गण का ज्यादा उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। लेकिन सभा क्या है? सभा जो है वो कबीले के जो श्रेष्ठ लोग हुआ करते थे, जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, यानी जो बुजुर्ग हैं, श्रेष्ठ हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनके संस्था को सभा कहते थे। और सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार हुआ है। यानी जस्ट लाइक ए कैबिनेट हम कह सकते हैं कि सभा है। कबीले के जो श्रेष्ठ अनुभवी लोग हुआ करते थे वो कुल मिला के सभा में बैठते थे। और समिति एक प्रकार से कबीले के आम जन लोगों की संस्था थी। जितने भी कबीले के कुल मिला के आम जनमानस थे उनकी संस्था को समिति कहते थे। और इसका उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार मिलता है। और इस समिति के प्रमुख को ईशान भी कहा जाता है। और ध्यान रख लेना, राजा के निर्वाचन में या राजा के चयन में इस समिति का ही सबसे बड़ा रोल हुआ करता था। क्योंकि कबीले के संपूर्ण जो आम लोग होते थे, जो युवा लोग होते थे, जो कॉमन मैन होता था, वो इस संस्था का सदस्य होता था। और इस तरह से इसके प्रमुख को ईशान कहते थे। ईशान के पद पर कभी कभी राजा की भी नियुक्ति होती थी। और ध्यान रख लेना, राजा के निर्वाचन में इसका सबसे बड़ा या इस समिति का सबसे बड़ा रोल है। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। क्लियर है? तीसरी मैंने बात बताया कि विदथ नामक संस्था की अगर बात करते हैं तो विदथ की बात अगर करते हैं तो विदथ का उल्लेख 122 बार कुल मिला के ऋग्वेद में आया है। विशेष रूप से यह सबसे प्राचीन संस्था थी। यानी ऋग्वेद की सबसे प्राचीन जो संस्था थी वो विदथ थी। और ये एक प्रकार से ध्यान रखना कि धार्मिक मामलों को
और सैनिक मामलों को ज्यादा डील करती थी, धार्मिक और सैनिक मामलों को ज्यादा डील किया करती थी। यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो सबसे प्राचीन संस्था जो है विदत है, यह भी प्रश्न बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऋग्वेद में जो विषमत्ता है, विषमत्ता राजा के लिए प्रयुक्त किया गया है। क्यों? क्योंकि राजा वैश्यों के टैक्स पर जीवित रहता है। राजा को क्या कहा गया है? विषमत्ता। जो एक प्रकार से वैश्यों के टैक्स पर जिंदा रहता हो उसको विषमत्ता कहते थे। वैश्यों के लिए एक शब्द है अनस्य बलिकृत, यानी अन्य लोगों को टैक्स देने वाले। अगर कहीं प्रश्न आ जाए तो वैश्यों के लिए एक शब्द आया है अनस्य बलिकृत, अनस्य बलिकृत। ये अनस्य बलिकृत वैश्यों के लिए शब्द आया है। यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो मेरा कहने को मतलब है कि इस प्रकार के जो प्रश्न छोटे छोटे हैं वो आप लोगों से एकदम पूछे जाएंगे और आप लोगों को जानना भी चाहिए। क्लियर है मेरी बातें? और आगे थोड़ी सी बातें, एक आध क्वेश्चन को और देख लिया जाए। कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है? देखिए, अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में बात करें तो जो भी वेद थे उन सभी के कुल मिला के ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करते थे। और जब सबके ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करते थे तो निश्चित रूप से इन ब्राह्मण ग्रंथ जो गद्य में लिखे गए हैं, किस में लिखे गए हैं? ये ब्राह्मण ग्रंथ ध्यान रखिएगा गद्य में लिखे गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, हम ऐत्रेय ब्राह्मण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये ब्राह्मण ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? गद्य में लिखे गए, गद्य में। और ये कर्मकांडीय प्रधान है, ये भी लिख सकते हैं कर्मकांडी प्रधान, कर्मकांडी प्रधान, पहली बात। अब यहां पर ध्यान रखना ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, ये ध्यान रखना, कौशितकी दो लिख देता हूं। ये एक प्रकार से ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। किसके हैं? ऋग्वेद के। लेकिन यहां पर जो चीज मुझे बताना है कि ऐत्रेय ब्राह्मण क्यों महत्वपूर्ण है। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक तरह से राज्याभिषेक के नियम और राजा और राज्य की उत्पत्ति की सिद्धांत की बात की गई है। यानी राज्याभिषेक के नियम, राज्याभिषेक के नियम, दूसरा राजा, राज्य और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी कहीं ना कहीं ऐत्रेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद का है उसमें राज्याभिषेक के नियम की बात की गई है और राज्य और राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात की गई है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। क्लियर है? इसी प्रकार से मैंने अभी कहा कि इसमें राजा को विषमत्ता भी कहा गया, धर्मस्य गुप्ता भी कहा गया, धर्म की रक्षा करने वाला। इसी प्रकार से विषमत्ता जो है वैश्यों का भक्षण करने वाला, वैश्यों के टक से जिंदा रहने वाला। तो इसमें राजा को विषमत्ता और धर्मस्य गुप्ता, यानी धर्म की रक्षा करने वाला, धर्मस्य गुप्ता भी कहा गया है। ये सभी प्रश्न आते हैं इसलिए मैं लिखा दे रहा हूं। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्र ही परिवार का रक्षक, पुत्र ही, क्योंकि ये लेटर वैदिक पीरियड के लिखे जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में डाउनफॉल कर गई। तो पुत्र ही परिवार का रक्षक और पुत्री ही सभी दुखों का कारण है, पुत्री ही सभी दुखों का कारण है, यह बात कहने का प्रयास करता है। इसके बाद ध्यान रख लेना, अगर हम ऐत्रेय ब्राह्मण के, ऋग्वेद के ब्राह्मण, इसी तरह से देखिए ब्राह्मण ग्रंथ यही पूछ लेगा कि किसके कौन से ब्राह्मण है, ये भी है। जो जैसे एक प्रकार से दिखा पंचविश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, ये सभी जैमिनीय ब्राह्मण। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर जैमिनीय ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, ये सब किससे रिलेटेड है? सामवेद से। ठीक है। गोपत ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? अथर्ववेद से। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो शतपथ ब्राह्मण पर रिलेटेड है, यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो शतपथ ब्राह्मण है, इस बात को ध्यान रख लेना। अब शतपथ ब्राह्मण क्यों इंपॉर्टेंट है, जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग शतपथ ब्राह्मण की बात कर लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण,
इसकी जानकारी जानना जरूरी है। शतपथ ब्राह्मण, अब ये शतपथ ब्राह्मण कुल मिला के कहने की इसके रचनाकार कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि। यानी जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं वो शतपथ ब्राह्मण के लेखक हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके लेखक हैं। इसमें 100 अध्याय हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें चूंकि शतपथ, इसमें 100 अध्याय, इसलिए शतपथ नाम है। 100 अध्याय है। इसको लघु वेद भी कहा जाता है। बहुत जानकारियां दे रहा है इसके लिए। इसको लघु वेद भी कहते हैं, ऐतिहासिक वेद भी कहते हैं, ऐतिहासिक वेद भी कहा जाता है, ऐतिहासिक वेद भी कहा जाता है। इसको ब्राह्मण साहित्य का, ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि भी कहते हैं, मुकुटमणि भी कहा जाता है। तो इसको ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि भी कहते हैं। यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्लियर है ना। इसमें अब क्या क्या है? यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह सब चीजें मैं लिखा दे रहा हूं, आप लोग पढ़ते रहिएगा। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो इसमें चर्चा किसकी है? तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, विदेह माधव की कथा, पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन। तो यहां पर याज्ञवल्क्य मैत्रेयी, इनकी पत्नी है, गार्गी मत लिख दीजिएगा। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में है। यहां याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी से चर्चा कर रहे हैं कुछ दार्शनिक विषयों पर। तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी विवाद है, संवाद है। विदेह माधव की कथा, ये विवाद नहीं लिखेगा, संवाद। विदेह माधव की कथा, विदेह माधव की कथा आप लोगों को कई बार सुना चुका हूं। ये जो माधव थे ये पहले सरस्वती के तट पर रहा करते थे, लेकिन अंततः कुलना के ज्ञान का प्रसार करते हुए, कहते हैं शतपथ ब्राह्मण में मुंह खोला तो आग का गोला निकल गया, और वो आग का गोला कुलना के सदानीरा या गंडक नदी में जाकर डूब गया। इस प्रकार से उसका पीछा करते हुए माधव वहां विदेह के तट पर ठहर गए, इसलिए उनका नाम विदेह माधव पड़ गया। सीधी सी बात है, विदेह माधव की कथा से क्लियर होता है कि आर्य लोग किस प्रकार से उत्तर पश्चिम से पूरब की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। ये विदेह माधव की कथा से पता चलता है। यह भी मैंने आपको कई बार बताया है। इसी प्रकार से पुरुषमेध यज्ञ की बात आती है, उपनयन संस्कार की बात आती है। तो यहां पर पुरुषमेध यज्ञ, जिसमें पुरुष की बलि दी जाती है, पुरुषमेध यज्ञ की बात आ रही है। उपनयन संस्कार की चर्चा है, उपनयन संस्कार की चर्चा है। इसी प्रकार से पुनर्जन्म किसका सिद्धांत? तो पुनर्जन्म के सिद्धांत की बात आती है, पुनर्जन्म का सिद्धांत। इसी प्रकार से अगर देखते हैं तो पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। पत्नी को क्या कहा गया है? तो अर्धांगिनी। तो पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पत्नी को कितनी जानकारियां आप देख रहे हैं इससे मिल रही हैं कि पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा जाता है। समझ गए मेरी बातें? तो अभी मैंने कहा कि कृषि संबंधी सभी प्रक्रियाओं का वर्णन। तो शतपथ ब्राह्मण में मैंने क्या कहा कि कृषि संबंधी सभी प्रक्रियाओं का वर्णन भी मिल रहा है, प्रक्रियाओं का वर्णन भी मिल रहा है। तो इतनी चीजें, पता नहीं कौन सा प्रश्न कहां से क्या पूछा जाएगा, अब ये तो अपन को मालूम नहीं है, लेकिन अपन को पढ़ना जरूर है। तो यहां पर इतनी बातें मालूम होना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को प्रजापति भी कहा गया है। यज्ञ को कहीं आ जाए कि प्रजापति किसे कहते हैं, एवं प्रजापति को ब्रह्म के कहा गया है। यहां ध्यान रखना, शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को प्रजापति और प्रजापति को ब्रह्म कहा गया है, ठीक है ना। ठीक, तो यहां पर ध्यान रखना, यहां कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, और वहां जो बृहदारण्यक में वो याज्ञवल्क्य गार्गी विवाद, क्योंकि वहां पर शास्त्रार्थ होगा, यहां पति पत्नी की चर्चा होगी, ठीक है ना। तो मेरी क्लास कैसी लगती है आप लोग जरूर बोला करें भाई। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है इसीलिए इसको खींच नहीं पा रहा हूं, और इसीलिए यहीं पर रोकूंगा। आप लोग लगे रहिएगा, बस आप लोगों से यही प्रार्थना है। और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करिए। मैं लाता रहूंगा, जुड़ता रहूंगा। आप सभी लोगों को नमस्कार।